अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औकात टीवी में अब्दुल जब्बार अंसारी आपकी खिदमत में हाजिर है। मैं इस वक्त नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद के सामने वाले लॉन में मौजूद हूँ और आफ्ताब गुल जिनका ताल्लुक़ रावलपिंडी से है, वो यहाँ कुछ दिनों से अपना गुर्दा फ़रोख्त करने के लिए बैठे हैं। क्या मजबूरी है, वो ऐसा क्यों करने जा रहे हैं, ये हम उन्हीं से पूछते हैं। मैं एक ओवरसीज़ पाकिस्तानी हूँ। 30 साल से बैरून ममालिक काम करते रहे, कारोबार भी करते रहे, काम भी करते रहे। तो लास्टली जब हम पाकिस्तान आए तो एक दो लोगों के साथ काम किया। एक आदमी ने जो है उसने मेरे साथ यानी कोई फ्रॉड कर लिया जी कारोबार में। तो दो लोग थे, उनका काम किया तो वो भी बोलते हैं जी हमारे बिल रुके हुए हैं, पेमेंट नहीं मिली है, फलां है। 2-3 साल से मुझे वार कर रहे हैं। मेरे पास जो कुछ था, 3 गाड़ियाँ थी, 1-2 प्लाट थे, एक मकान था। इवन के जो मेरे साथ इन्वेस्टर थे वो उन्होंने क्या किया कि भाई वो मुझे बोलते हैं कि जी आप हमें क्लियर करें। किसी ने मेरी गाड़ी पकड़ ली, किसी ने प्लाट पकड़ लिया। लास्ट एक मकान बचा था तो वो भी एक मेरे मेहरबान ने मुझसे वो पकड़ लिया कि भाई आप बिल आएगा तो आप ले लेना, क्योंकि वो इस हालात को समझते थे पाकिस्तान में। तो मैं तो नहीं जानता था। मैं तो 30 साल बैरून ममालिक रहा हूँ, दुबई में रहा हूँ। उससे पहले मैं ऑस्ट्रेलिया में गए थे गैर कानूनी, तो वापस आ गए थे। तो उसमें मुझे आइडिया नहीं था पाकिस्तान के मामलात का। तो 2 लोगों के पास जिनके पास मेरी पेमेंट है, तो वो बोल रहे हैं जी हमें बिल नहीं मिला, फलां डिले कर रहे थे। तो पिछले 1 साल से मेरे बच्चे 2-2 दिन भूखे रहते हैं। स्कूलों से बच्चे निकल गए, खाने को कभी कुछ नहीं होता, कभी पीने को कुछ नहीं होता, कभी मतलब 2-2 दिन भूखे रहते हैं बच्चे। तो उसमें यानी पूरा रमज़ान हमने कितनी बार यानी बगैर कुछ खाए रोज़ा रखा होगा। सहरी के बगैर ही रोज़ा, सहरी के बगैर ही यानी मतलब कुछ थोड़ा बहुत जो कोई ऐसा बीज नहीं था या कोई ऐसी चीज़ नहीं थी घर में कि जो कोई ख़ास एहतमाम नहीं कर सके। पूरा रमज़ान एक अफ्तारी मैंने अगर सालन के साथ रोटी खाई हो तो मेरे पर हराम है। अल्लाह पूरे रोज़े रखे अल्लाह के हुक्म से अल्हम्दुलिल्लाह। अब मैं आपको पता, मैं सऊदीया में 20-25 साल सऊदीया में भी रहा हूँ, तो आज तक फितराना नहीं दिया। ये मेरी बच्ची जल गई थी और घर में ही तड़प के, तो वो कभी उसको हम मिट्टी लगाते थे, कभी मेहंदी लगाते थे। इतनी गुंजाइश नहीं थी कि उसको कराया नहीं था कि अस्पताल लेके जाए। मेरी खुद ये दाढ़ दर्द कर रही है। 2300 रुपया डॉक्टर ने मांगा, वो मेरे अवेलेबल नहीं हुआ कि मैं ये दाढ़ निकालूं। 2-2, 3-3 दिन दर्द होता है, दर्द होकर तो खुद ही ख़त्म हो जाता है। यानी इस नेच पे जब मैं आ गया तो फिर भी मैंने बर्दाश्त किया, अपने ऊपर तकलीफ़ें बर्दाश्त की, लेकिन बच्चों की भूख और बच्चों की तकलीफ़ नहीं देखी जाती पहली। और आखिरी मुझे जो डर लगी है, जो मेरी बीवी का मकान था, उस पर भी एक मेरे मेहरबान ने वो हथला लिया। बोलता है कि आप मेरे पैसे दे दें। मैंने बोला यार मेरे पैसे फंसे हुए, मुझे मिले नहीं हैं। बोलता मुझे नहीं पता, उधर से मिलेंगे तो आप ले लेना। उसने मेरा मकान हथला, उसकी वजह से मेरी बीवी जो है नीम पागल हो गई है। तो ये चीज़ मुझे और बच्चों की भूख मुझे इस फुटपाथ पे ले आई है। तो मैं अपने अरबाब इख्तियार से यही अपील करना चाहता हूँ कि मेरी कुछ कानूनी मदद भी की जाए और मेरी कुछ अखलाकी मदद भी की जाए, क्योंकि मैं इस टाइम यानी यहाँ आने तक मुझे किराया तक भी नहीं होता, यानी घर में कुछ खाने को नहीं होता। यानी 2-2 दिन बच्चे भूखे रहते हैं। सेकेंडली मैं अपनी कौम से बिलखुसूस मैं अपनी कौम से अपील करना चाहता हूँ कि मेरी कौम जो मेरे साथ हेल्प करना चाहे तो वो कोई कर सकता, मेरा फ़र्ज। और बिलखुसूस मैं 3 लोगों से यानी अपील करना चाहता हूँ। एक मलक रियाज साहब हैं, वो मेरी कुछ कानूनी भी मदद करें, कुछ अखलाकी भी करें। दूसरे फ़रक बुकर साहब हैं, वो मेरी कुछ कानूनी मदद भी कर सकते हैं तो करें, अखलाकी मदद भी कर सकते हैं करें। तीसरे आपके मीडिया के हैं साफ़ी इमरान रियाज साहब, उनसे मैं स्पेशल गुजारिश करूंगा कि वो मेरी कुछ कानूनी भी मदद करें और अखलाकी भी करें, क्योंकि मैं इन लोगों की वीडियोस वगैरह बाहर देखता रहता था। जी। तो मेरे पास रास्ता कोई नहीं था, मेरे पास 2 ही रास्ते थे। तो ये दूसरा रास्ता मैंने अख्तियार। पहला रास्ता मेरे पास ये था कि मैं अपने बच्चों को मार के खुद भी मर जाता, लेकिन इस उम्र में मैं अपने गुनाह नहीं उठा सकता, तो मैं अपने बच्चों के गुनाह कैसे उठाता। तो मैंने ये दूसरा रास्ता अख्तियार किया कि मैं अपना पैगाम जो है मैं अपनी कौम तक पहुँचा सकूँ, अपने अरबाब इख्तियार तक पहुँचा सकूँ, जो हमारे कोई साब हैसियत मेरी कौम के लोग हैं उन तक मैं पहुँचा सकूँ। तो उसके बाद जो भी मेरे साथ होगा तो मेरी कौम मेरे साथ शरीक होगी। यानी इस जुर्म में जो भी मेरे से होगा उस जुर्म में मेरी कौम भी मेरे साथ शरीक होगी, क्योंकि मैं एक अपने मोहल्ले में सबसे सफ़ेद पोश आदमी था और 2-2, 3-3 गाड़ियाँ थी, 7 ड्राइवर होते थे। मतलब अच्छा मैं आवाज़ तक बाहर उठा नहीं सकता था। 2.5 दिन में भूखा रहा, लेकिन आवाज़ नहीं निकाल सकता था। तो वो मजबूरी मुझे यहाँ पर ले आई है। और अभी मैं
इस फुटपाथ पे बैठा हूँ धूप में। जो आदमी जिसके साथ आपको पता है गाड़ी भी चलाने वाला ड्राइवर हो तो वो अगर इस फुटपाथ पे आके गुर्दा बराए बोर्ड लगा के बैठा है तो किसी नेक पे पहुंचा है तो यहाँ बैठा है ना। तो बस ये मजबूरी मुझे आखिरी ये मजबूरी मुझे यहाँ पर ले। कितनी रकम कितने पैसों का आपके साथ फ्रॉड हो चुका है? सर फ्रॉड मेरे साथ तकरीबन 80-90 लाख रुपए का जो है अपना वो एक आदमी ने समझ लो कि उसने यानी वो फ्रॉड ही किया हुआ चक्कर ही किया हुआ है। क्या कैसे? उससे मैंने ज़मीन ली थी तो वो ज़मीन जब क्लियर हुई तो उसने वो ज़मीन बाहर से बेच दी। मिल के ली थी कि जो भी बेचेंगे फायदा होगा तो अपने हिस्से के पैसे लेंगे। तो उसने बाहर बेच के खा ली। उसने तो समझ लो फ्रॉड ही कर लिया। दूसरा तो एक जगह पे मैं उसका नाम लेना पसंद करेंगे या अभी नहीं? सर अपना नाम इसलिए मैं उसका लेना पसंद नहीं करूँगा कि इलाके के लोग हैं मुझसे फिर वो परेशानी बनाएंगे। जब मुझे कोई अरबाब इख्तियार या कोई मुतल्लिका इदारा मुझसे सवाल करेगा मैं विद डॉक्यूमेंटली प्रूफ उनके आगे रखूँगा। ठीक है। तो सेकंड मैंने एक जगह घर बना के बिजनेस छोटा सा काम था वो कर रहे थे। उधर भी जो मेरा साथी था 50% का पार्टनर था तो वो उस आगे मुझसे पैसे लेता और आगे मालकान को नहीं देता था। वो भी 3-4 साल से स्टे लगवा के बैठा हुआ है। तीसरा मैंने सोचा कि यार ये काम करता ही नहीं हूँ। मैंने एक और कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट लिया, डेवलप का कॉन्ट्रैक्ट लिया। उसका काम किया मैंने 1.5 से 2 साल हो गए। 3 करोड़ 84 लाख रुपए का बिल ये मेरे पास डॉक्यूमेंट पड़े हुए हैं, प्रूफ पड़े हुए हैं। और वो बिल भी 2 साल से मुझे नहीं मिला। और जो कुछ मेरे पास जमा पूछी कुछ मैंने खा ली, कुछ जो कर्जदार थे उनको दे दी। अभी भी मेरे ऊपर 90 लाख का जो है मेरे ऊपर बटर है अभी भी। तो उस वजह से मैं यहाँ आ गया यार मेरा कोई गुर्दा भी ले ले यार मेरे बच्चों का मामला चल जाए या मेरा कर्ज उतर जाए। तो इस वजह से मैं ये गुर्दा तकरीबन कितने में आपका फरोख्त हो जाएगा? सर जी मेरे ऊपर जो है ना ये 90 लाख रुपया कर्ज है। कोई भी मेरा कर्ज अदा कर दे तो उसको अगर चाहिए होगा मैं उसको दे दूँगा। तो अभी तक अरबाब इख्तियार में से या किसी मुखय्यर हजरात में से किसी ने रब्ता किया? नहीं जी किसी ने नहीं रब्ता किया। मैं 4-5 बार प्रेस क्लब भी आ चुका हूँ और यहाँ बहुत इंटरव्यूज भी साथी हजरात ने किए हैं लेकिन किसी ने रब्ता नहीं। आपने बाकायदा तौर पे किसी इदारे को या किसी शख्सियत को साहिब हैसियत को दरख्वास्त दी है कोई कि उनके आपकी मदद की जाए? सर नहीं मैंने इस तरह का कोई ऑप्शन नहीं लिया क्योंकि अल्लाह ताला का मेरे ऊपर बहुत बड़ा शुक्र था। मैं खुद यानी मतलब हर में अपने दोस्त यार रिश्तेदार मुस्तैद के साथ में खड़ा रहता था। लेकिन आज मैं खुद भिखारी हूँ, मैं रोड पे बैठा हुआ हूँ। लेकिन मैंने किसी से दरख्वास्त नहीं की या ऐसा कोई मैं जानता नहीं हूँ। मैं और सिर्फ पाकिस्तानी हूँ, 30 साल बाहर रहा हूँ। मेरा कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है या कोई मेरा कोई इतनी वाकफियत नहीं है। मैं ज़्यादा किसी लोग को जानता नहीं है। जिन 3 लोगों के मैंने नाम लिए इनकी मैं कभी मैं बाहर होता था वीडियोज़ वगैरह देख लेता था। आप क्या समझते हैं आप इन हालात तक कैसे पहुँच गए? इतने अच्छे हालात थे। इन हालात तक जी सबसे बड़ी बात है कि मेरे साथियों ने मुझे पहुँचाया। दूसरा मुझे मेरे वतन के मेरे इस निज़ाम ने मुझे पहुँचाया। तीसरा मेरी बेवकूफ़ी ने मुझे पहुँचाया क्योंकि मेरी बेवकूफ़ी ये थी कि मैं अब ये समझता था कि यार मैं असल में मैं पाकिस्तान नहीं आया 11 साल एक बार नहीं आया 7 साल एक बार। मैं हालात को नहीं समझता था। तो मैं तो ये समझता था कि मेरे वतन के लोग हैं, मुसलमानों का मुल्क है, मेरे वतन के लोग हैं तो यानी यहाँ अच्छा ही होगा। तो मैं यानी हर आदमी पे एतबार कर लेता था और एतबार करने के साथ में उसके साथ डॉक्यूमेंटली भी रिटर्न भी करता था। ये रिटर्न मेरे पास मौजूद है, डीड एग्रीमेंट है सब कुछ। लेकिन उसके बावजूद भी मुझे कानूनी पेचीदगियों में उलझाया गया, कारोबारी उलझनों में उलझा के। तो मुझे मतलब सच पर भी होते हुए मुझे झूठा साबित करने की उन्होंने कोशिश की। तो जब मेरे साथ मेरा माल ख़त्म होता गया तो जो साथी थे वो छोड़ के भागते रहे। मेरी चीज़ें काबू करके 3 गाड़ियाँ थी, 1-2 प्लाट थे, मकान थे, फार्म हाउस था। तो सब मैंने बेच बटा के उनको यानी देता रहा। इवन कि अब मेरे पास यहाँ आने के लिए किराया नहीं होता। मेरा मकान अभी किराए का है या अपना है? नहीं अब उसी में रह रहा हूँ। जो जिस मकान पे वो कब्जा करने की कोशिश कर रहा है वो इन्वेस्टर जो साथ का, तो उसी में मैं उसी में रहा हूँ। वक्ती तौर पर उसी में रह रहा हूँ। मेरा मकान था 3 स्टोरी मकान। कोई रिश्तेदारों ने हेल्प नहीं की आपकी? मोहल्ले वाले लोगों ने? रिश्तेदारों को तो कहा ही नहीं क्योंकि मैं मतलब अपने मोहल्ले में इंतहाई सफेदपोश आदमी था। तो मेरे से यानी किसी के कोई हर आदमी को तो बंदा कह नहीं सकता। तो जिनको मैं कह सकता था उनको मैंने कहा या तो उन्होंने मेरी बात पे यकीन नहीं किया तो या तो वो मुझे मदद नहीं करना चाहते तो या बेचारे वो भी सफेदपोश उनकी भी मेरी तरह ही बीच वाली हालत है। तो मैंने किसी से यानी रिश्तेदार से किसी से मैंने मदद नहीं मांगी आज तक।
बहुत शुक्रिया।